हाय गाइस। आज हम हमारा 5वां लेक्चर करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो पहला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप से आप समझ ही गए होंगे कि एक दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करें तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक, हमारा पहला पॉइंट है एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू ऑल पर्सनल कंसर्न। ठीक है, कि आप जब पार्टनर आप अपना बिजनेस चालू करना होगा आपको पार्टनरशिप में, तो क्या करना होगा? सबसे पहले कि आपको एक कंसर्न मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि हाँ भाई हम लोग मिलके एक बिजनेस चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर सब एग्री होने चाहिए, या तो आप मौखिक एग्री हो या फिर आप लिखित एग्री हो, मतलब वर्बल और रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे बिजनेस चालू हो गया, ठीक है, तो 3 जने हैं। ठीक, तो जो 3 जने हैं तो उसमें से 2 बंदे सिर्फ पैसा लगा सकते हैं और तीसरा बंदा काम कर सकता है। ठीक है, या फिर 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा अपना बैठा हुआ है, वो किसी भी तरीके से वो अपना बिजनेस को मैनेज करके चला सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब देखो, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इस पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। देखो, हमने जो अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें ऑनर्स और उसका बिजनेस अलग अलग था, पर पार्टनरशिप में आपका खुद का जो संपत्ति है, खुद का घर, गाड़ी घोड़ा जो भी है, ठीक है, वो आपके बिजनेस के साथ ही होता है। ठीक है, कि अगर एक बार आपकी कंपनी डूबी तो आपका कर्जा चुकाते चुकाते आपका घर वर सब बिक जाएगा। ठीक, अभी हमने बात करी थी पार्टनरशिप एक या दो से, मतलब जो चौथा पॉइंट है एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब कि एक पार्टनरशिप की जो बिजनेस होगा वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिलके किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये इसमें हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो अपने हिसाब से ये लोग डिवाइड करके करते हैं। ठीक, सोल प्रोपराइटर एक वर्ड है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप में, इसका बस बेसिक ये मतलब होता है कि बिजनेस का ओनर, मालिक कौन है। ठीक है, उसको सोल प्रोपराइटर कहते हैं। जो ये हमने अभी पार्टनरशिप पढ़ी, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चल रहा है, चलता था। ठीक है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये 1932 के हिसाब से बना है। ठीक, फिर हम आते हैं कि पार्टनरशिप, ये अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनते हैं कंपनी में वो कितने टाइप के बनते हैं? देखो, 3 टाइप के बनते हैं। पहला तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि क्या मुनाफा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो वाला अकाउंट। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन और फिक्स्ड वाला। ठीक है, एप्रोप्रिएशन वाले में क्या अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या था कि आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर किया, जितना इनकम हुई, उससे माइनस कर दिया, जो बचा हुआ है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया फ्यूचर की यूज के लिए। इसमें भी वही होता है कि जो आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो बचा होता है एंड में, उसे अलग अलग हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, फिर आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएशन मेथड। हम ये दोनों मेथड आगे पढ़ेंगे, पर इसका मतलब ये होता है कि हर पार्टनर अपना अलग अलग अकाउंट बनाएगा। ठीक, फिर हम आगे आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अभी बात करी कि क्या कहते हैं, 2 लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बनाएं, एग्रीमेंट साइन हो, ठीक है, अपने हिसाब से बिजनेस चलाएं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, बिजनेस आपका चलना भी चाहिए, प्रॉफिट शेयर लॉस जो भी है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो अपने हिसाब से ये लोग डिवाइड करें। ठीक है, देखो इसमें हमने लिखा हुआ है कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50। ये तो आपको पता चल गई। ठीक, अब उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या फीचर होते हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें क्या क्या यूनिक चीजें। ठीक है, पहली चीज तो आपका एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है तो दिक्कत है, तो एग्रीमेंट आपका कंपलसरी है। दूसरा बिजनेस, कि जो आपने एग्रीमेंट करके बताया कि हाँ हम बिजनेस चालू करेंगे, तो वो बिजनेस चालू भी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने एग्रीमेंट करके छोड़ दिया। ठीक है, और बिजनेस वैसा है ही नहीं तो धोखेबाजी हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है। एंड लॉस, मैं यहाँ लॉस लिखना भूल गया, यहाँ पे आप लॉस लिख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितना आपको मुनाफा है वो अपने हिसाब से आप बांटोगे, और जितना नुकसान है वो अपने हिसाब से बांटोगे। मुनाफा और नुकसान वाला भी मैं आपको बताऊंगा। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है।
ठीक है, जैसे 3 जनों ने मिलके कंपनी खोली, ठीक। तो राम श्याम मोहन है, ठीक है, ये राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है, ठीक है। मोहन ने क्या करा कि अपनी कंपनी का किसी और के साथ कोई इन लोगों ने डील बैठा ली कि भाई 50 करोड़ का हम माल बना के देंगे। तो जो मोहन ने किया है, ठीक है, उसका आंसर देंगे। देखो तुम्हारा राम और श्याम ने तो किया नहीं, जो 2 जने हैं, मोहन ने किया। पर अगर आंसर देने की बारी आएगी, जब कंसाइनमेंट पूरा कर डील पूरी करने की बात आएगी, तो मोहन और वो मतलब राम और श्याम भी इसमें शामिल होंगे और वो भी करेंगे, उत्तरदायित्व दायी होंगे वो लोग, ठीक है। अब रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ आपका पार्टनरशिप, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने साइन नहीं किया है, तो आपको उससे क्या नुकसान होगा, ठीक है। पहली चीज कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी भी जो पार्टनर होगा उसे सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो कंपनी पे इंटरेस्ट आ रहा है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तीसरा, ड्राइंग ड्राइंग क्या होते हैं आपकी, कि कंपनी में से आप अपनी मर्जी से कुछ पैसे निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए करना, आप वो नहीं कर सकते कंपनी में से निकाल के, ठीक है। आपका चौथा पॉइंट क्या आता है कि आपने जो लोन दिया है कंपनी को, उस पर सिर्फ आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा सालाना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा, जो लास्ट है, वो वही बात है कि आपका प्रॉफिट और लॉस इक्वल बटेंगे, आपस में डिवाइड इक्वल होंगे, जैसे जैसे आप लोगों ने तय कर रखा वैसे। देखो प्रॉफिट लॉस बांटने का तरीका क्या है इन लोगों का, जैसे मैंने अभी 3 नाम लिए थे, राम श्याम मोहन, ठीक है। राम ने मान लो कि 100% की कंपनी है, ठीक है, राम ने लगाया 50%, ठीक। श्याम ने लगाए 30%, और जो लास्ट मोहन बचा उसने 20% लगाए पैसे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उन्होंने साइन कर दिया कि भाई मैंने बहुत सबसे ज्यादा पैसे लगाए, तो मुझे प्रॉफिट का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ठीक। तो इन लोगों ने जितना हिसाब से पैसा लगाया, जैसे ए राम ने सबसे ज्यादा लगाया, फिर बी ने उससे कम लगाया, फिर सी ने सबसे कम लगाया। तो सबसे कम जिसने लगाया उसे सबसे कम प्रॉफिट मिलेगा, जिसने मीडियम लगाया उसे मीडियम प्रॉफिट मिलेगा, जिसने सबसे ज्यादा लगाया वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट पाएगा। तो ये आपस में ये लोग सोच साच के बांट सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हमने ही बात करी थी कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में फिक्स्ड कैपिटल आता है और आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आता है। फिक्स कैपिटल तो आपका हो गया, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक, जिसमें प्रॉफिट लॉस है। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है कि जो ऊपर नीचे हो रहा हो। देखो मैं अभी आपको हिंदी में इसका समझाता हूँ। ये देखो, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देखो लेखांकन की 2 विधियां हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में आमतौर पर पार्टनर द्वारा शुरुआती कैपिटल योगदान होता है भागीदारों के पूंजी खातों और बाद के सभी लेन देन घटनाओं के माध्यम से निपटा जाता है। चालू खाते जब तक, देखो फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि अपने प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस आपस में बट गया, बट जो सैलरी वैलरी होगी उनकी, जितना उनका कैपिटल उन्होंने लगाया होगा, उनका अलग से एक अकाउंट बनेगा, ठीक। इसमें आप जानो कि जैसे उन्होंने 50,000 लगाए थे, तो वो कैपिटल अकाउंट बन गया, वो कैपिटल अकाउंट उनका अलग ही रहेगा, और जो प्रॉफिट लॉस है उनका वो वाला अकाउंट उसमें अलग बनेगा, ठीक। अब उतार चढ़ाव पूंजी वाले में क्या सीन है, फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या है, ये जो सेकंड वाला है, इसमें क्या है कि इसमें चालू खाता नहीं रखा जाता, मतलब इसमें कोई भी फिक्स्ड, जो पहले वाले में फिक्स्ड रखा गया है कि देखो फिक्स का मतलब क्या है कि उसने, जैसे इन तीनों ने कुछ पैसे लगाए, तो जो पैसे लगाए हैं ना, ये अलग खाते में सबमिट होंगे, ठीक है। और जो इनको मुनाफा हो रहा है कंपनी से, वो उसका खाता अलग बनेगा, ठीक। जो फ्लक्चुएटिंग वाला है उसमें क्या है कि जो हमने अलग अलग अकाउंट बनाए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दोनों एक ही अकाउंट में बनाए जाते हैं। जैसे मानो कि राम ने 50,000 रुपए लगाए थे, ठीक, तो उसे मुनाफा हुआ, उसकी कंपनी को मुनाफा हुआ 10,000 रुपए का, इन लोगों ने आपस में बांट लिया, ठीक। और जो 50,000 उसने लगाए थे, उसको जो बांटने के बाद जो हिस्सा मिला वो 4,000 रुपए मिला। तो अब जो उसकी साल के अंत में कैपिटल हो गई, वो कितनी हो गई, 50,000 लगाया था उसे 4,000 और मिल गए, तो अब कितने हो गए, 54,000 हो गए, ठीक है। और मान लो कि अगर घाटा हो गया 4,000 का, तो 50,000 में से उसकी 4,000 घट जाएंगे, तो 46,000 उसकी वो कैपिटल हो जाएगी। तो फ्लक्चुएटिंग वाले में ये सीन होता है, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज। देखो पूंजी पर ब्याज का मतलब मेरे को खैर ज्यादा समझाना तो नहीं पड़ेगा, तो ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक साझेदार अपनी पूंजी के अधिकार के रूप से ब्याज का हकदार नहीं होता अगर ठीक है एक समझौता है, उस साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा। मतलब देखो कि जैसे इन प्रॉफिट हुआ, ठीक, प्रॉफिट मान लो कि 10,000 का हुआ, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रखा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन नहीं है तो उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉफिट मिलेगा तो पूरा ढंग से नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट उसने साइन कर रखा है कि भाई मेरे को इस कंपनी से, मतलब जो मैंने कंपनी में पैसा लगाया है इसमें मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, इतना प्रॉफिट मतलब कि हाँ भैया मुझे इतना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, तो उसे उतना हिस्सा मिलेगा। उसमें 10% हिस्सा है, 10% से मिलेगा। ये हो गया पूंजी पर ब्याज। फिर आता है नेट लॉस, ठीक, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि भागीदारों के बीच अनुबंध के अधीन ब्याज पर राजधानियों को केवल मुनाफे से बाहर प्रदान किया जाना है। इस प्रकार हानि के मामले में कोई ब्याज नहीं दिया जाता। देखो इसमें क्या है कि जैसे आपका मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, कंपनी आपकी लॉस में जा रही है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दूसरा मेन पॉइंट कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही होगी, ठीक है। अगर कंपनी लॉस में चल रही होगी तो आपको मतलब इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता है गारंटी ऑफ मिनिमम। गारंटी ऑफ मिनिमम को हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम की गारंटी, ठीक है। न्यूनतम की गारंटी मैं आपको समझाऊं इस कदर कि जैसे मैं हूं, ठीक? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, पर मैं तभी लगाऊंगा तुम्हारी कंपनी में पैसा जब तुम मेरे को साल का 1 लाख मतलब 1 लाख नहीं लो, अब 10,000 ले लो, ठीक है। अब तुम मुझे साल का 10,000 रुपया दोगे इंटरेस्ट, चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे 10,000 दोगे तो ही मैं पैसा लगाऊंगा। तो इस पे एग्री हो जाते हैं, ठीक है। अब वो आपका पार्टनर बन गया। तो जो 2 लोग हैं, अब 3 पार्टनर हैं, अब 2 लोग हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। मान लो कि उस साल प्रॉफिट हुआ 8,000 का, ठीक है, 8,000 का हुआ पूरी कंपनी का। तो 8,000 रुपए तो देखो 10,000 मैंने कहे थे कि 10,000 मिनिमम चाहिए, है ना। तो 8,000 तो प्रॉफिट हुआ तो पूरा मेरे पास आ गया। अब 2,000 तो और देने हैं ना उन्हें कि मुझे भाई साल का 10,000 चाहिए और 8,000 आया, 2,000 और मिलेगा। तो जो ये 2,000 रुपए हैं, ये ए बी सी मतलब जो 2 पार्टनर हैं वो अपने हिसाब से कि भाई देख मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे 2,000 रुपए दे देता हूँ, या फिर दोनों आधे आधे करके दे दें, या फिर अगर इनके पास पैसे ना हो, मान लो कि इन दोनों के पास पैसे नहीं है 2,000 रुपए देने के, तो जो आगे का प्रॉफिट होगा, मतलब आगे का जो प्रॉफिट होगा उसमें ये 2,000 इनका लॉस में चला जाएगा। मतलब मान लो कि अगले महीने अगले साल इन्होंने कमा लिया कि इन्होंने कमाया, इन दोनों के हिस्से में आया 5,000 रुपए, ठीक है। तो इस इनके जो हिस्से में 5,000 रुपए आया है उसमें से 1,000 रुपए कट जाएगा, तो टोटल इनके पास हो जाएगा 4,000। या फिर इन्होंने जिस हिसाब से तय कर रखा कि हाँ 2,000 मैं पूरे दूंगा, या 2,000 का मतलब जितना भी लॉस होगा उसका ज्यादा हिस्सा मैं दूंगा, तो वो उस हिसाब से पैसा कट जाएगा। फिर न्यूनतम की गारंटी होती है, ठीक। फिर उसके आगे ये पढ़ लीजिएगा आप लोग कि ये इस प्रकार है, ठीक है। शेष भागीदारों में एक दावेदार अतिरिक्त दे ही है, मतलब जो ज्यादा दे सकता है, या फिर अनुपात, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, वही चीजें जो मैंने बताई आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब सीमित दायित्व भागीदारी, ठीक है। सीमित, ये आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब सीमित दायित्व
भागीदारी। जो पार्टनरशिप एक्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1932 का, उसमें क्या कहा जाता था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का वजह से क्या होता था कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना घर, मतलब जब उन्हें कर्ज चुकाना पड़ता था, वो अपना घर, गाड़ी, घोड़ा, मतलब अपना पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती थी। पर 1932 के बाद से 2008 में सरकार ने कहा कि भाई ये गलत है कि अकाउंटिंग एंटिटी के हिसाब से कि बिजनेस अलग है और आपका ऑनर अलग है। ठीक, तो उन्होंने ये रूल निकाला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके तहत इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ऑनर अलग है और उनकी कंपनी अलग है। मतलब पार्टनर्स जो हैं उनका उनकी संपत्ति नहीं बिकेगी और बिजनेस जो है वो अलग है। ठीक है, पर इसमें उन्होंने एक गाइडलाइन दी उन्होंने एक नियम बोला कि अगर ये पार्टनर धोखेबाजी में पकड़े जाते हैं किसी केस में कि इन लोगों ने धोखा किया हो, तो इनकी जो पर्सनल संपत्ति है वो बिक जाएगी। ठीक है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसने पर्सनल, मतलब इन्होंने धोखेबाजी कर दी तो इनकी जो पर्सनल संपत्ति है वो बिक जाएगी। अगर धोखेबाजी नहीं है और कंपनी डूब रही है तो इन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब अपनी संपत्ति बेचने की या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 2008 में बनाया गया था, लिख लीजिए 2008 में बनाया गया था। ठीक है, फिर इसे लिमिटेड लायबिलिटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में LLP लिख दिया। ठीक है, अगली कानूनी इकाई होगी जो अपने परिस्थितियों को पूर्ण सीमा के साथ उत्तरदायित्व करेगी। भागीदारी LLP के गैर कार्यों के कारण नहीं, अन्य साथी या उनके दुराचार। देखो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी भागीदार या स्वतंत्र गैर अधिकृत कार्यों के कारण उत्तरदायित्व नहीं होगा, अन्य साथी या उनके दुराचार। ठीक है, LLP और भागीदारी की दोनों के बारे में पता चलते इरादे से कम काम किया है। धोखेबाज लेनदारों या किसी भी धोखेबाज उद्देश्य के सभी, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर धोखेबाजी इन्होंने करी तो इन्हें अपनी संपत्ति देनी पड़ेगी। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये एक चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट आप समझिएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ये है डिफरेंस है, यानी ये एक डिफरेंस है आपका। किसका डिफरेंस है? जो आपका पुराना पार्टनरशिप एक्ट था और जो अभी नया पार्टनरशिप एक्ट आया 2008 में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इससे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप था, उसमें डिफरेंस है। देखो, पहला पॉइंट है एप्लीकेबल लॉ, मतलब इसमें लॉ कौन सा अप्लाई करा जाता है। जो पार्टनरशिप है उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला है और इसमें 2008 वाला है। इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अभी आपको था, आप जान लीजिएगा, वापस देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। देखो, पार्टनरशिप में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराओ, नहीं कराना मत कराओ। पर LLP में, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाले में, आपको पार्टनरशिप कंपलसरी है विद ROC। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी करके है, उसके साथ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्रिएशन, ठीक है, क्रिएटेड बाय एन अरेंजमेंट, मतलब एग्रीमेंट, सॉरी, कि एग्रीमेंट के हिसाब से इन लोगों ने अपना खुद ब खुद कंपनी बनाई है। पर जो LLP है वो एक लॉ के हिसाब से कंपनी बनेगी। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नहीं होती। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि खुद की संपत्ति होती है इसमें, तो भाई नहीं होती है। पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर की खुद की संपत्ति नहीं होती, वो सारे का सारा उसके साथ ही होता है। ठीक है, पर LLP में उसकी अलग संपत्ति होती है, बिजनेस अलग संपत्ति होता है। बॉडी कॉर्पोरेशन मतलब कि आपकी कंपनी आपके साथ है या अलग है, तो इसमें पार्टनरशिप में कंपनी अलग नहीं होती है, ना ही आपका संपत्ति अलग होती है, दोनों एक ही होते हैं, मतलब चौथा पांचवा पॉइंट। और LLP में दोनों, मतलब आपकी कंपनी और आपकी संपत्ति अलग अलग होती है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन।
ठीक है। इट हैज प्रोफेशनल की कमेंट को, ठीक है। इसमें देखो जो परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब है कि कंपनी कब तक चलेगी, ठीक है। छठे पॉइंट का मतलब, छठे पॉइंट में पूछ रहा है कि इन दोनों में से कंपनी किसकी कब तक चलेगी, ठीक है। पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो कंपनी बंद, ठीक। पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं रहे तो कंपनी बंद। और एलएलपी में पार्टनरशिप में पार्टनर आते रहेंगे जाते रहेंगे पर कंपनी चलती रहेगी, फर्क नहीं पड़ता कि कब कितने पार्टनर आए कितने पार्टनर गए, तो कंपनी चलेगी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, देखो मिनिमम 2 थे और ज्यादा से ज्यादा 50, पर एलएलपी में मिनिमम 2 है, ठीक है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस बंद हो नहीं सकता, तो पार्टनर्स कितने भी आए, मतलब 100 साल भी बिजनेस चलेगा तो पार्टनर्स बताओ कितने चेंज होते चले जाएंगे, 1000 से भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक। तो वो लिमिट नहीं होती है। ऑनर्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। फर्म्स कैन नॉट ऑन एनी एसेट, मतलब जो पार्टनरशिप पे अभी हमने बात करी थी, इनकी खुद की कोई एसेट नहीं होगी, और इनमें जो एलएलपी है इनकी खुद की एसेट होगी, मतलब इनकी खुद की संपत्ति होगी, उसमें खुद की संपत्ति नहीं होगी, ठीक। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, इसमें सब कुछ बिक जाता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में तुम्हारा जो पार्टनरशिप वाला है उसमें इनका खुद की संपत्ति सारी बिक जाती है, और जो लिमिटेड वाली है उसमें संपत्ति आपकी अलग है और बिजनेस अलग है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स हैव सेवरली and jointly liable for action of others partners and firm and their liability extend to पर्सनल एसेट्स, ठीक है। जो उनकी लायबिलिटी है, उनको अगर कर्जा चुकाना है तो खुद की संपत्ति बेच डालते हैं। पर इसमें जो एलएलपी है, लिमिटेड टू एक्सटेंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी एक्सेप्ट इन द केस, अगर आपने फ्रॉड कर रखा होगा तो ही आपकी संपत्ति जाएगी एलएलपी में, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी में आपकी फ्रॉड के ही केस में जाएगी, बाकी किसी केस में नहीं जाएगी, ठीक। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, ठीक है। पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं और एक दूसरे के काम करते हैं, ठीक है। अब पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म ओनली, ठीक है। मतलब इसमें भी सेम होता है, पर इसमें नॉट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ज्यादा वो नहीं रहते, पर काम करते रहते हैं पार्टनर, क्योंकि बदलते रहते हैं इसमें, ठीक। तो ये था आज का पूरा। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।